ठीक है। तो अब आप जब इस ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर वजूद बारी पर बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने ख़ुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए तो कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे और मैं कहूं कि नहीं इंसान का वजूद है और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं और पहले ज़ात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूद ज़ात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, मैं पहले तो ज़ात के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आपसे इत्तफाक करता हूं, यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या मेरी की जो एग्जिस्टेंस है जी उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैं ये दावा करूं कि इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, चूंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किस दलील को नहीं मानता, सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज आपके नजदीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत? आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी फितरत है। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है, लेकिन आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। देखिए हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोज आर्ग्यूमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्ग्यूमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि सच्चाई का दारोमदार किस चीज पर है? मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। मैं आपसे अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे। आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, यानी मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है, मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए ये कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं। दलील को कंपेयर किया है, मैंने दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये, आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस,
कॉमन Common sense है कि आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, ठीक, common वो sense इस है। टाइम Let's स्पेस agree के on the common फैब्रिक sense। को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। जी। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है। सर, ये जब आप अपनी दलील सामने जी, रखेंगे तो जी। मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं जी, आपके आगे रखूंगा। जी। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। जी, जी, मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे जी, समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जी, जो एक कॉन्शियस डाइटी है, जी। ये आपको कैसे पता ठीक। चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक जी। है? हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं पहले। आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी, ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है मैंने ये आपको सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन नहीं, हिस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जो है जी। एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइको एनालिसिस का मौजू आप इसको है। तस्लीम जी, करते मैं हैं? इसको तस्लीम करता ठीक हूँ, है। लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं ओके, लिखा है। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज्म जो है जी। डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ठीक ये है? कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई। ठीक है, आपने ठीक। आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं नहीं, ठीक है? इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग उस तो इंसान कायनात थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है। अब आप साबित करें कि इस कायनात का मेरे खालिक खुदा आपकी था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर आप होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं सुन हैं। लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। ये यही आपको वजह किसने है, बताया? यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 बीसी था वो, और क्योंकि इसका नाम writing जो है- writing जो डेमोक्रेटिस। है- इसके अलावा आपके writing पास जो कौन सा तरीका है 4000 पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने हमने कैसे writing पहचाना? जो टेक्निक है वो जी। हमने 3-4 हजार साल पहले इवॉल्व ठीक, की है। ठीक। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की क्योंकि जो जी हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, जी लोअर लाइफ फॉर्म्स से इवॉल्व हुए हैं। जी। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो understanding- मफरूजा ही हुआ ना। नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे गढ़ी पास कि जी एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों जी। के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, सर मेरी बात सुन जी, लेने देना, जी। मैं आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है। और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन Sure। दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, ठीक। आई विल आल्सो गिव दैट। ठीक। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का
नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, जी हाँ। ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया हाँ। है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं जी। वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। जी। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो जी। है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी जी। न किसी खालिक की मौजूदगी का का इकरार एतराफ करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशियंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, जी जी, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है, चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है, अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाई डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन I don't know. नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं जी, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल, क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस, यू आर रॉन्ग, तो पहले मुझे सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है, एवोल्यूशन ही का सवाल है। अगर आप, वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान, अल्लाहु आलम, आई डोंट नो। ठीक है, आप कब थे वो? ये जब भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो, सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो।
और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं, ठीक है, ये वही सवाल हैं जो कैसर भाई से आपने किए थे। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, इस अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसे, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं, जिसने आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जाहिर है, जो इंसान सोच सकता था वो इस किताबों में लिख सकता था, वो एक अलग मसला है। वो आप नोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं, जी राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था, वो अदम में नहीं था। यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है, नहीं, तो ये आपका दावा है कि आप ही तो कह रहे हैं कि ज़मानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर वो यानी मैं उसका फैलेसी बता रहा हूं। मैंने कहा कि ज़मानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद, और मैं भी करता हूं, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी करता हूं। बहुत मासूम मिसाल है सर, ये मासूम लोगों को समझाने के लिए भाई। अब आप ये देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन लीजिए, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज़ को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं,
तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि मेरी लेट मी कंप्लीट सर, जी। क्योंकि इससे ना वो फिर जी। वो खलते मबहस हो जाएगा। ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, जी। कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, जी। ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं कर जो रहा हूं आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है। चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गाइब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए तो ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं। फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और लामकान है। खुसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात ना होने की होती हैं ये मादी चीज के ना होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। चूंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी, वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम, उस पे भी लैंड नहीं होते। ओके, बताइए कैसे नहीं होते? कहते हैं